आज हम करते हैं, ये नवोदय विद्यालय का पेपर है, एक प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 17 जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का। ये बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है। जो पेपर इस वर्ष होने वाला है ठीक उसी पैटर्न पर आधारित इसमें प्रश्न है। बहुत अच्छे प्रश्न है इसमें। जो मानसिक योग्यता के प्रश्न है या मैथ्स के प्रश्न है या लैंग्वेज के प्रश्न है, लड़के, ठीक है ना। इस प्रश्न नंबर 1 से 4 में क्या है, 4 चित्र दिए हुए हैं। 3 चित्र किसी न किसी रूप से समान है और एक चित्र असमान है। तो असमान वाला चित्र आप लोगों ने बताना है। तो देखिए पहले चित्र में जरा गौर करिए। इसका देखिए यहाँ ऐसे आकृति है, इसके दोनों तरफ वर्ग जैसा बना रखा है। इसका एक तरफ वर्ग, एक तरफ तीर का निशान, वर्ग तीर का निशान, एक तरफ वर्ग तीर का निशान। तो इसमें अलग क्या लग रहा है, ए वाला, क्योंकि इसमें दोनों में वर्ग बना रखे हैं। इसमें देखिए प्रश्न नंबर 2 देखिए फटाफट। इसमें देखिए यहाँ 5 बिंदु हैं, यहाँ 6 बिंदु हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। 3 1 4 5, 2 3 5 4। बताइए अलग कौन सा है, में आ गया। इसकी हम ऐसे तिरछे में अगर हम बिंदियां गिने तो ऐसा पता चलेगा कि यहाँ देखिए 5 बिंदु है, यहाँ 2 है तो 7 हो गई। यहाँ 6 है, यहाँ 1 है तो ये भी 7 हो गई। यहाँ देखिए 6 है, यहाँ 1 है, ये भी 7 हो गई। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ये भी 7 हो गई। यहाँ लास्ट वाले में देखेंगे तो 3 इधर है, 4 इधर है, 7। यहाँ 2 है, यहाँ 5 है तो 7 हुई। लेकिन इसमें देखिए इसमें 7 नहीं हो रहा है, ऐसा 5 और 1 6 हो रहा है। यहाँ 4 और 3 7 हो रहा है। इसका मतलब ये वाला उत्तर सी वाला अलग है, मतलब उत्तर सही है। ऐसा दिमाग लगाना। अब देखिए यहाँ आर उल्टा है, यहाँ ई की तरह है, यहाँ क्यू की तरह उल्टा है, ये एस उल्टा है। तो देखिए इसमें अलग क्या है, बी वाला है, क्योंकि जो ई उल्टा होता है ऐसा नहीं होता, ई उल्टा है। बाकी तीनों अक्षर उल्टे घुमा, मतलब इसको पलट रखा है इन अक्षरों को, ठीक है ना, इन लेटर्स। समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए 3 ऐसे वर्ग हैं, इनके अंदर त्रिभुज है, ऊपर को। अब यहाँ नीचे है, यहाँ नीचे है, ये ऊपर है, तीनों नीचे है। इसमें अलग बी वाला होगा भाई, क्योंकि सबकी त्रिभुज में एक ही दिशा में, बी के एक त्रिभुज अलग दिशा में, 2 त्रिभुज अलग दिशा में, ठीक है। तो इसी आकृति के समान इसमें ठीक समान आकृति ढूंढना है। बड़े गौर से देखिए इसके पैर कैसे हैं, इसके दोनों हाथ की तरह जो बना रखे हैं कैसे हैं। अब बताइए इसमें से सेम देखो, ए के पैर तो इधर हैं एक साइड, तो ये तो हो नहीं सकता। बी के पैर तो लगभग मिलते जुलते हैं, लेकिन हाथ सही मिल रहा है बी, लेकिन इसका यहाँ ऐसा मोड़ रखा है बी का, ठीक है ना। तो सही उत्तर कौन सा मिल रहा है, सी वाला मिल रहा है। देखो डी के पैर उल्टे हैं। अब ये देखो ये पत्तियां हैं, ये 5 पत्ती हैं, तो इसमें 5 पत्ती ठीक समान कौन सा, देखो इसमें अंदर नहीं जा रखा है, इसमें पूरा जा रखा है, ये भी गलत है। यहाँ पे 2 ही पत्ती हैं, तो सही कौन सा उत्तर होगा। अब इसको देखो जरा, प्रश्न नंबर 7 पे क्या है, इस तरह का है, यहाँ इस तरह का है। इसका सेम देखो, बी वाला तो मिल नहीं रहा है, सी वाला भी देखो नहीं मिल रहा है, बीच में गड़बड़ है, डी वाला भी गड़बड़ है। तो सेम टू सेम क्या है, ए वाला। ये नीचे हाँ, ये नीचे देखिए ये बल्ब की तरह, ठीक है बेटा। ऊपर देखो ये बल्ब की तरह 2 3 5 जैसी किरणें बना रखे हैं, तो इसके सेम देखो ये तो तिरछा हो गया। 5 किरण वाला कौन सा, इसके नीचे का गायब है, ये भी नहीं है, सी वाला है। देखो सी वाला मिल रहा है। देखिए प्रश्न नंबर 9 पे ये आकृति एक बड़ा वर्ग है, इसके 4 खाने हैं, 3 खाने भरे हुए हैं। तो जिस तरह से पैटर्न इन तीनों खानों में है, उसी पैटर्न से आप लोगों ने चौथा खाना इसको भरना है, ठीक है ना। तो भरिए जरा, कैसे भरेंगे, देखिए जैसे ये है तो ये यहाँ मिल जाएगा, यहाँ डैश हो जाएगा, इसके बाहर ये गोला होगा, गोले के अंदर त्रिभुज होगा, और ये इसी तरह से ये पत्तियां बनाओ। जरा कौन सा मिल रहा है, देखिए हाँ बिल्कुल, ये देखिए यहाँ अंदर त्रिभुज हो गया, ये डैश हो गया, ये वो हो गया, यहाँ किनारे ये दोनों हो गए, तो ये डी वाला बिल्कुल सही मिल रहा है। जरा प्रश्न नंबर 10 पे ये स्टार बनाए, तो स्टार कौन सा मिल रहा है, इस पे देखो ए वाला मिल रहा है। इसके बाहर से ये भी देखो, ये भी मिल रहा है, और ये वाली लाइन भी मिल रही है, ये वाली लाइन जो यहाँ से यहाँ तक मिली हुई है, ठीक है ना। ये किनारे के ऐसे वाले भी मिल रहे हैं, तो ये जो है ये वाला बिल्कुल सही मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है, डी। इसको ऐसा मिलाया, यहाँ ऐसा किया, डी वाला कहाँ मिल रहा है भाई, बी। हाँ ये इसका ये मिलाया, ये बिल्कुल सही कह रहा है भाई, इसका बी वाला जो है बिल्कुल मिल
देख रहे हो? हाँ, तो बी वाला बिल्कुल सही है। ये प्रश्न 12 में देखिए भाई, ये वाली आकृति बना रखी है। अब यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी? देखो यहाँ पे पहले गोला पूरा होगा, फिर इस तरह की ये जो लाइनें हैं, एक एक लाइन होंगी, फिर ये वाला होगा। तो देखिए ए वाला तो ऊपर को है, कैसे मिलेगा ए वाला? तो इसलिए तो यहाँ नीचे को है, तो यहाँ सी वाला तो मिलेगा। हाँ, तो ये पकड़ के यहाँ ले गया, तो देखो ये पूरा मिल रहा है, आकृति को पूरा कर रहा है। प्रश्न नंबर 13 से क्या है? पहले मतलब 3 आकृतियां में चित्र भरे हुए हैं, एक निश्चित पैटर्न में चेंज हो रही हैं, तो ये उसी पैटर्न में चौथी आकृति कौन सी होगी? इन चारों में से आप लोगों ने छांटनी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ एक बार ऐसा है, अब इस पे जो है एक डंडी और आ गई यहाँ पे, ठीक है ना? दूसरी बार देखो यहाँ पे एक डंडी और आ गई यहाँ ऐसे, तो तीसरी बार क्या हो जाएगी? एक डंडी और आ जाएगी ऐसे। तो कौन सा होगा? डी वाला होगा। समझ में आया कुछ कि नहीं आया? आया? यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है? P8 त्रिभुज। अब यहाँ पे P8 त्रिभुज ऐसे है, यहाँ चतुर्भुज आ गया। यहाँ P8 त्रिभुज ऐसे है, यहाँ चतुर्भुज के बाद R आ गया। तो यहाँ R के बाद कुछ नया आ जाएगा, P80 ऐसे रहेगा। ये तो यहाँ P त्रिभुज 8, ये तो गलत है। P8 त्रिभुज ये सही है, और ये देखो QR यहाँ 11 आ गया, ये सही है बिल्कुल, ठीक है ना? नंबर 15 में क्या है? पहले एक डंडी थी, इसके इधर एक डंडी और आ गई, यहाँ 2 आ गई, तो यहाँ भी 2 हो जाएंगे। ए वाला पहले जो एक गोला है, तो ये अंदर सबका गोला है बड़ा, तो यहाँ पे भी गोला हो जाएगा बड़ा, तो बी वाला। अगर गए तो वर्ग इधर चला गया, फिर वर्ग तीसरे में इधर चला गया, तो चौथे में वर्ग इधर आ जाएगा, यहाँ पे वर्ग आ जाएगा, ठीक है ना? ये गोला देखो, यहाँ था गोला, अब यहाँ आया तो यहाँ ऊपर गोला आ जाएगा, तो गोला काला होगा भाई, ठीक है? ये वाला वर्ग जो है, ठीक है, तो ये वाली आकृति होगा। हाँ, तो ये बी वाली बिल्कुल सही आकृति से। ये अनुपात वाले सवाल, अनुपात का मतलब जो संबंध पहली आकृति का दूसरी आकृति से है, वही संबंध तीसरी आकृति का किस आकृति से होगा? समझ में आ रहा है? तो पहली आकृति का दूसरी आकृति से क्या संबंध है? यहाँ पे आधा गोला है, इसका फिर आधा आधा, तो यहाँ त्रिभुज है, तो त्रिभुज के भी 2 टुकड़े हो जाएंगे, तो ये बी वाले जैसे बीच में फटेगा त्रिभुज, तो ऐसा हो जाएगा भाई, बी की तरह। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे त्रिभुज के नीचे तीर है। अब ये त्रिभुज का मुंह इस तरफ चला गया, ये यानी एक क्लॉकवाइज घुमा 90 डिग्री भाई। क्लॉकवाइज बोलते हैं मतलब घड़ी की सुई की तरफ, इधर को घूम, जो बाईं तरफ कोई आकृति घूमती है तो उसको क्लॉकवाइज कहते हैं। तो ये 90 डिग्री घुमा, और इसके दोनों तरफ तीर हुए, बीच में ये ऐसा निशान आ गया। अब ये जो ये ऐसी आकृति है, तो ये क्लॉकवाइज ऊपर को घूमेगी भाई 90 डिग्री, ऊपर की तरफ मुंह जो है इन दोनों का, ठीक है ना? अब इसका बीच में गोला है, तो दोनों तरफ गोले हो जाएंगे, बीच में तीर हो जाएगा, तो इसमें जो सही आंसर होगा ये सी वाला होगा। देखिए 19वां जो सवाल है, 2 ये निशान जो है ऐसे इधर है, एक ऊपर है, अब ये निशान उल्टे हो गए, ये भी उल्टा हो गया, तो ये भी ऐसे हो जाएंगे, सब उल्टे जाएगा। ये ऊपर को है तो ये नीचे हो जाएगा, ये इधर को है तो इधर हो जाएगा, इधर ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल ए वाला सही है। इसके अंदर बिंदु है, ये यू इधर को मुड़ा भाई, ये क्लॉकवाइज घूम गया फिर 90 डिग्री, और ये बिंदु थोड़ा आगे चला गया, तो ये यू इधर को है, तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ऊपर को घूमेगा, और बिंदु जो है ऊपर चला जाएगा। तो ये देखो सी वाला बिल्कुल सही। नंबर 21 से आप लोगों को क्या करना है? इसके अंदर एक ज्यामितीय चित्र दे रखा है आधा, तो इसको पूरा वर्ग बनाते हुए इस चित्र को पूरा करना। सबका ध्यान इधर है, कोई गेम तो नहीं खेल रहा है? अनूप खेल रहा होगा, अनूप खेल रहा होगा, पक्का 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 पक्का।
देखिए इसको अगर हम पूरा करेंगे तो यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा सीधा, यही तो मिलाना है ए वाला। तो बिल्कुल आकृति कौन सी मैच कर रही है? ए वाले। ठीक है ना भाई। 25, 26, 27, 28 4 प्रश्न हैं। इसमें हमने देखना है कि आईने इस तरफ आईना लगा रखा है उस तरफ ये आकृति कैसे दिखेगी। तो आईने पे देखने पे ठीक उल्टी हो जाती है आकृति, पलट जाती है। ठीक है ना, तो पलट जाएगी यानी ये वाला निशान है गुणा का निशान जो है इस तरफ आ जाएगा आईने की तरफ, तो ये इस तरफ चला जाएगा। तो इस तरफ देखो गुणा का निशान एक तो ए बी में है, सी में भी है, लेकिन यहाँ ऊपर है, यहाँ ये नीचे को है, और ये त्रिभुज देखिए इधर को है। तो अंतर क्या है? हाँ, यहाँ सी में टी उल्टा हो रखा है, तो ये उल्टा नहीं होगा, ये तो बी वाला आंसर बिल्कुल सही है, बी वाला। ठीक है, ये देखिए इधर आईने पे कैसे दिखेंगे, ये वाला भाग जो है आईने की तरफ दिखेगा, यानी अगर हम तो ऐसे वाले आकृति भाई। अभी मैंने इसको घुमा दिया है तो सेम इसकी तरह कौन सी आकृति है? देखो ए वाली। ये देखो ये शीशे की तरफ है, तो यहाँ भी ये शीशे की तरफ रहेगा, तो बिल्कुल बी वाला मैच कर रहा है। ठीक है ना। यहाँ समस्या आकृति ये है, देखो ये दो कान है इसके, ये है, लेकिन इसके नीचे है भाई। अब इसके नीचे है तो ये उल्टा हो जाएगा, ये सर इसका नीचे चला जाएगा जैसे चारों में दे रखे है। अब इसके छोटे गोले ये ऊपर है, ये बड़े गोले जो नीचे की तरफ है जो ये सबसे ऊपर हो जाएंगे। अब ये इसके देखो इसके गोले उल्टे, ये हो नहीं सकता, ये चारों गोले छोटे ये हो नहीं सकते, चारों बड़े हो नहीं सकता, तो ए वाला उत्तर। देखिए एक त्रिभुज को हमने एक बार ऐसा मोड़ा, फिर ऊपर से नीचे को मोड़ा, यहाँ पर हमने बिंदी मारी, मतलब यहाँ पे काट रखा। अगर आप लोग यहाँ पे कैंची से काट दो, मैंने इसको काटा है तो मेरा जो कागज बना है इस शेप का बना है, तो उसके जो छेद आए यहाँ पे आए दोनों तरफ। अब प्रश्न नंबर बी पे हम क्या करेंगे, एक गोला सा लो कागज। अब गोले को हमने क्या किया, आधा मोड़ा नीचे को, फिर इसको ऐसा फोल्ड किया, 3 बिंदु बनाए। अब देखो तो 3 का जो है यहाँ 6 बनेंगे, 6 के 12 बन जाएंगे भाई। डी वाला होगा ना जी। हाँ, तो इसके 12 3 3 सब खाने में बन जाएंगे। ये एक कागज था आयत वर्ग का आकार का, एक बार हम इधर को मोड़ा, फिर इसने ऊपर से नीचे को मोड़ा, तो मोड़ कितना छोटा किया, यहाँ पर बिंदु बन गया। तो जब ये कागज खुलेगा तो यहाँ भी ऊपर एक बार खुलेगा तो यहाँ बिंदु बन जाएगा दूसरे नंबर पे, फिर यहाँ खुलेगा तो ये 4 बिंदु बन जाएंगे, एक इधर एक इधर। तो इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। वर्ग है, इस वर्ग को इसने एक बार इधर को मोड़ा, फिर ऊपर से नीचे को मोड़ा। अब यहाँ पे देखो अंदर इसने ऐसा काटा, किनारा भी काटा, तो जो अंदर की आकृति पहले कटी है, देखो कहाँ कटी हुई आकृति जो है, जब हम ऊपर को खोलेंगे तो यहाँ भी जाएगी ये कटी हुई आकृति, यहाँ भी जाएगी और यहाँ भी जाएगी, 4 हो जाएंगे, और बीच में ये इसका गोला सा बन जाएगा भाई। तो ये सी वाला होगा, बिल्कुल सही है, एक ही डायरेक्शन में नहीं रहेगा, क्योंकि नीचे से ऊपर को है तो ऊपर से नीचे हो जाएगा। ठीक है ना भाई, तो बिल्कुल सी वाला रहेगा। ये जो अलग अलग आकृतियां प्रश्न में दे रखी हैं, अगर हम इनको मिलाएं तो संयुक्त रूप से कौन इकट्ठा मिला के कौन सा चित्र इसमें से बनेगा वो हमको ढूंढना है। तो देखो भाई ये एक चतुर्भुज है, ये भी एक चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, ये वर्ग है। तो 4 इस तरह की आकृति वाले चतुर्भुज और एक वर्ग किस वाले में मिल रहे हैं, जरा इसको ढूंढो जरा। तो इसको देखो, इसमें तो ये 2 ये वाला 2 तो मिल रहे हैं भाई, ये वर्ग भी इसमें मिल रहा है, लेकिन क्या ये वाले मैच कर रहे हैं? नहीं, ये वाले मैच नहीं कर रहे। ठीक है ना, इसमें वर्ग मिल रहा है, ये नहीं मैच कर रहे हैं। इसमें भी वर्ग तो मिल रहा है, लेकिन और त्रिभुज मैच नहीं कर, ये चतुर्भुज 4 मैच नहीं कर रहे हैं, केवल डी वाले में कर रहे हैं। देखो ये 2 चतुर्भुज ये है बाहर वाले, ये जो एक चतुर्भुज ये और एक चतुर्भुज ये दोनों ये है भाई, ये और ये छोटा सा भाई, ये पंचभुज है 2 पेंसिल की तरह, और ये 2 त्रिभुज है। तो देखो 2 पंचभुज और 2 त्रिभुज इसमें तो है नहीं, इसमें भी पंचभुज, ये त्रिभुज तो है लेकिन पंचभुज नहीं है। देखो इसमें है भाई पंचभुज, एक पंचभुज ये है, एक पंचभुज ये है, और एक त्रिभुज ये है, और एक त्रिभुज ये है। देखिए प्रश्न नंबर 34 छूट गया था, तो ये देखो ये सारा बी वाला मिल रहा है, तो 1/4 ये है, 1/4 ये है, 1/4 ये है, और इन दोनों को मिला के 1/4 बन रहा है, तो बी वाला होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 37 से हमने क्या करना है, जो प्रश्न एक आकृति दे रखी है, यही आकृति इन चारों के अंदर किसी के अंदर छुपी हुई है भाई।
उसको खोजना है, बड़े दिमाग से खोजना पड़ता है। तो देखो ये झंडे और ये नीचे आ गए और यहाँ देखो ये त्रिभुज है जी। समझ में आया? यस सर। तो ए वाला बिल्कुल सही उत्तर है। इस पे देखो ये वाली आकृति है, ये ऐसा ऐसा, इस ये किसके अंदर है? इसको मिलाओ जरा, इस पे तो है नहीं। ये ये डी में डी वाला यहाँ से शुरू करो, ऐसे ले जाओ, यहाँ से यहाँ तक डी वाले में। अच्छा ये सब आधा गोले हैं भाई, ऐसे 1 2 3 4 4 हिस्से तो गोलों के हैं और एक वर्ग है, तो बिल्कुल ये सी वाला होगा। जी सर। अब प्रश्न नंबर 39 में देखो, ये एन की तरह ऊपर ये है। देखो बी वाला यहां से मैच कर रहा है, यहां से ये और ये ऊपर चला गया। तो प्रश्न की ये वाली आकृति है, ऐसा ऐसा ऐसा, ये इसको ढूंढो जरा, इसमें ऐसा ऐसा, इसमें तो है नहीं, ऐसा वाली थी। देखो ये और ये आ गए, ठीक है ना? हाँ ये मिल रहा है यहाँ से। गणित का पहला प्रश्न है, दो अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक किसके बराबर होता है? तो देखिए दो अभाज्य संख्याएं है ना, तो क्योंकि जो उनका लॉस होगा हाँ उनके गुणनफल के बराबर, जब जितना उनका, जैसे हम 3 और 5 को ले लेते हैं, तो अगर हम इसका लॉस निकालेंगे तो देखो 3 में तो 3 ही का भाग जाएगा, 3 एकम 3, 5 में 5 ही का जाएगा, 5 एकम 5, तो 3 गुणा 5 यानी 15 हुआ। तो इसका गुणनफल भी तो 3 पंजे 15 ही होता है ना सीधा। तो उनका लॉस हमेशा जो है, किसी भी दो अभाज्य संख्याओं का गुणन जो लॉस आता है उनके गुणनफल के बराबर आता है, और उनका जो मौसा होता है वो 1 होता है, याद रखना है। राहुल ने एक कुर्सी 600 में खरीदी, तो जिसको मैं खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य कहते हैं भाई। जी क्रय मूल्य मतलब जितने में खरीदी, 600 रुपए में खरीदी भाई कुर्सी, और 200 उसकी मरम्मत पे खर्च किए, तो मरम्मत मतलब उसको ठीक कराया उसने, 200 रुपए और खर्च कर दिए, तो ये इसका जो वास्तविक क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य बोलते हैं इसको। ये इसमें 200 जुड़ गए तो 800 की पड़ गई, उसकी कुर्सी 800 रुपए की हो गई, ठीक है। उसने उसको फिर 1000 में बेच दिया। अब बेचा कितने में भाई? बेचा मैंने विक्रय मूल्य 1000 में। अब क्योंकि उसने 800 में उसने कुल खर्चा हुआ उस पर 800 रुपए, 1000 में बेचा, तो उसको फायदा हुआ भाई, क्योंकि ज्यादा में बेचा। तो कितने का फायदा हुआ हम यहाँ पे देखेंगे, तो फायदे को बोलते हैं लाभ। तो लाभ 8000 में से घटा दो तो 10 में से 8 गया, 200 रुपए का लाभ प्राप्त हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे निकालना है लाभ का प्रतिशत, तो यहाँ पे प्रतिशत में दे रखा है, तो 200 कितने पे हुआ लाभ? 800 पे हुआ। तो इसको जो लाभ प्रतिशत होता है, देखो ध्यान से देखो भाई, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा, तो लाभ हो गया 200 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य होता है, तो क्रय मूल्य 800। तो इसको ऐसा काटते हैं बेटा, जो नए बच्चे हैं, जैसे हमने 1 0 नीचे का काटा तो 1 0 ऊपर का काटा, 1 नीचे का काटा 1 ऊपर का काटा। अब 8 का भाग दो इसमें, 8 एकम 8, और 8 का भाग 20 में देंगे तो 8 दूनी 16 हुआ। अभी 4 बचा 0 के साथ 40 हुआ, तो 8 पंच 40, तो 25% का लाभ हुआ। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, गुणनफल बोलते हैं जो गुणा करके आता है भाई। तो दो संख्याएं हैं, उनका गुणनफल इतना है, उत्तर गुणनफल बने उत्तर 12.194। एक संख्या 4.69 है, 4.69 एक संख्या है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, तो दूसरी संख्या माना x है, यानी 4.69 का गुणा हमने किसी संख्या से किया दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या हमने x माना, तो उत्तर इतना आया। तो x का मान कितना हो जाएगा? यहाँ x रखते हैं बराबर, अब ये ऐसे रखते हैं 12.194, इसका भाग देते हैं भाई इसमें, ये आगे क्योंकि ये यहाँ गुणा में है, तो जब इसका पक्षांतर होता है बराबर के आगे ले जाते हैं इसको, तो ये नीचे चला जाता है, 4.69 हो जाता है। यानी 4.69 का भाग देना है 12.194 में। लेकिन इसमें पहले जिसका हम भाग देते हैं इसमें दशमलव नहीं होना चाहिए भाई, इसका दशमलव हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे इसका दशमलव? इसके दो अंकों के पीछे दशमलव है, तो
इसका दशमलव 2 अंकों के आगे ले जाएंगे तो ऊपर वाले का दशमलव भी 2 अंकों के आगे चला जाएगा। तो इसका अगर हम 100 से गुणा करें तो इसका हो जाएगा 12 1 9.4। इसका 2 अंकों के आगे चला गया दशमलव यहाँ, और ये 4 6 9 हो गया, इसका दशमलव भी 2 अंक आगे चला गया, यानी खत्म हो गया दशमलव। यानी कहने का मतलब ये है 4 6 9 का हमें भाग देना है 12 1 9.4 में। अब देखो इसका भाग कैसे देंगे, इसमें 3 अंक है तो इसमें भी हम 3 अंक देखेंगे। ये 469 है, यहाँ 121 है, तो 469 का भाग 121 में नहीं जाता है। तब हम क्या करेंगे, इनको 4 अंक पूरे लेंगे। तो 4 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 4 3 12, तो 3 बार से गुणा करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा। तुम गुणा करके देखना, हम 2 बार देखेंगे। 4 6 9 गुणा 2 कितना होता है, तो 2 9 18 का 8 हासिल 1, 2 6 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 2 4 8 और 1 938 हो रहा है। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे हम 938। तो 2.6। अब देखो इसको हम घटाएंगे, तो घटा के 9 में से 8 गया 1, 11 में से 3 गया 8, और यहाँ कितना बचा, 11 में से 9 गया 2। अब यहाँ देखो दशमलव है तो ये दशमलव यहाँ उतर जाता है, आगे जाता है यहाँ का दशमलव, अब ये 4 उतर जाएगा। अब यहाँ देखो 4 7 28 होता है, लेकिन यहाँ 69 7 ज्यादा हो जाएगा, तो 7 बार नहीं जाएगा, 6 बार जाएगा भाग। तो 6 से हम गुणा करते हैं, 6 नंबर 54 का 4 हासिल 5, 6 6 का 36 और 5 41 हासिल 4, 6 4 24 और 4 28। तो देखो 2.6, तो इसका मतलब 4.69 का गुणा अगर हम 2.6 से करेंगे तो इतना आएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 2.6। कौन सी 2 अंकों की संख्या में जब 45 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों का स्थान बदल जाता है, ज्ञात कीजिए। अब इसको जो है ना हम उत्तर से कर सकते हैं, वैसे थोड़ा कठिन है ये सवाल। तो उत्तर से देखो, अगर हम 18 में 45 जोड़े तो 8 5 13 का 3 तो 63 हुआ। तो इसके अंकों का स्थान नहीं बदला, अंकों का स्थान बदलना मतलब ये 18 था तो इसका उल्टा हो जाएगा 81, ठीक है ना। तो हम 24 में जोड़ेंगे 45, 5 4 9 4 2 6, तो देखो ये भी उल्टा नहीं हुआ। हम 27 में जोड़ेंगे 45, तो 7 5 12 का 2 हासिल 1 4 2 6 1 7, देखो ये उल्टा हो गया भाई, यहाँ 2 7 था, ये 7 2 हो गया। तो इसका मतलब सही उत्तर यही है, 27 का 72 हो गया। उस दशमलव की अवधारणा का उपयोग कर 26 किलो 5 ग्राम का किग्रा का मान ज्ञात करो। देखो भाई 26 किलोग्राम है, अब 5 ग्राम है, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किग्रा में 1000 ग्राम होते हैं। तो 26 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 26 गुणा 1000, 26,000। तो बराबर 26,000। 26 किलोग्राम में 26,000, इसमें 5 ग्राम और है, तो ये हो गया 26,005। अब इसका किलोग्राम दशमलव, जब हम दशमलव में इसको किलोग्राम बनाना है तो 1000 का भाग देते हैं। तो 1000 का भाग देने के लिए इसको हम अगर किग्रा बनाएंगे तो 1000 का भाग, तो 1000 का भाग सबसे बढ़िया बट्टे में 2, 26,005। अब इसमें 1000 का भाग दे दो, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो जब हम किसी भी संख्या में 1000 का भाग देते हैं तो उसके 3 अंकों के पीछे दशमलव चला जाता है, ये हो जाएगा 26.005, 3 अंकों के पीछे दशमलव, किग्रा केजी, तो 26.005 किग्रा ये वाला। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 3026 तथा 5053 को भाग देने पर क्रमशः 11 और 13 शेष बचे। तो देखो भाई, बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब कौन सा, किस चीज का सवाल हो सकता है, 900 का। लेकिन यहाँ शेष बच रहा है, इसका मतलब ये शेष पहले ही कम करना पड़ेगा। जब हम किसी संख्या में ऐसा सवाल 900 वाले आते हैं, शेष बचता है, तो उसमें शेष क्रमशः मतलब पहले वाले में से 11 कम करने पड़ेंगे और दूसरे वाले में से 5053 में से 13 कम करने पड़ेंगे। तो घटाओ
पहले वाले का आया 3015, दूसरे वाले का आया 5040। अब हम 900 कैसे निकालते हैं? छोटे वाले का भाग बड़े वाले में देते हैं भाई जी। तो 3015 का भाग हमने 5040 में दिया, तो 3000 का भाग एक ही बार जाएगा भाई, 3015 ही आ जाएगा। यहाँ 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया, 3 में से 1 गया 2, यहाँ 0, यहाँ 2, ठीक है। 2025 का भाग अब हम इसमें देना है, ऐसे निकालते हैं 900, फिर इसका भाग इसमें देते हैं भाई। 4 वाले देखिए एक ही बार जाएगा 2025, 5 में से 5 गया 0, 11 में से 2 गया 9, यहाँ 9 ही बचेगा, 990। 990 का भाग फिर 2025 में, 9 दूनी 18, 2 बार जाएगा भाई, 2 0 को 0, 2 9 18 का 8 हासिल 1, 2 9 18 1 19, यहाँ 5 आया, यहाँ 12 में से 8 गया 4, यहाँ 9 में से 9 गया 0, नहीं 9 में से 9 गया 0, 45 का भाग 990 में देना है, तो मैं यहाँ पे नहीं, जहाँ पे जगह नहीं मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 45 का भाग 990 में, तो 45 दूना 90 होता है भाई, 45 दूना 90, फिर यहाँ 90 बचा, तो 45 दूना 90। तो देखो इसमें उत्तर क्या आता है, जिसका भाग चला जाता है पूरा, तो 900 बराबर 45 होगा भाई। वह बड़ी से बड़ी संख्या 45 है, जिसका भाग हम इनमें देंगे तो 11 शेष और 13 शेष बचेगा इन दोनों में। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम 45% अंक प्राप्त करने हैं। 45% का मतलब 100 में से 45 अंक हर विषय में। उसने 137 अंक प्राप्त किए तथा वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो कहने का मतलब उसको मिले, प्राप्त हुए 137 अंक। प्राप्त कितने हुए? 137 अंक। अगर वो 45 अंक और लाता तो इसका मतलब 45 अंक इसमें जोड़ देंगे, तो 7 5 12 का 2 हासिल 1 4 3 7 और 1 8 है, तो 43 है। अच्छा 43 है, तो 7 3 10 का 0 है वो। इसमें 43 अंक अगर ये और लाता तो यानी 180 अंक में इसने पास हो जाना था, उत्तीर्ण हो जाना था, ठीक है ना। तो अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए, तो यानी 180 अंक पे अगर ये उत्तीर्ण होता तो ये 180 क्या है? 45% है। यानी x का 45% यानी 45/100 किसके बराबर है? 180। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 180 गुणा ऊपर 100, ऊपर चला जाएगा ये 45 नीचे में, 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 0 का 0, 9 1 9, 9 दूनी 18 और 0, तो 2 दूनी 4 हो गया भाई, आज 2 0 आ गए इसके आगे, तो 400। इसका मतलब वो पेपर 400 अंक का होता जी। तो क्योंकि 100 में 45, 200 में 90, जब 200 में 90 तो 400 में 180। देखिए भाई 48वां सवाल है, तो ये कोष्ट के भीतर का पहले हमने हल करना है। 1 धन 2/3, तो कैसे हल करते हैं? 1/2 के नीचे में हम 1 ही मानते हैं ना, अब धन करके 2/3 करते हैं। अब क्योंकि यहाँ 3 है तो जब हम जोड़ करते हैं भिन्न का तो नीचे के बराबर होने चाहिए, यहाँ 3 होगा, यहाँ ऊपर भी 3 होगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 3 कम 3 और नीचे 3/3 धन 2/3, तो कितना हो गया? 3 तो 5/3 हो गया। यहाँ पे भाग का निशान है। अब यहाँ देखो, यहाँ बड़ा कोष शुरू है, ये तो हल हो गया, इसका कोष समाप्त हो गया। अब ये छोटे कोष को भी हम अभी हल कर देते हैं यहाँ, तो यहाँ भी यही है 1 धन 1/3, 4/3, तो यहाँ जो है क्या हो जाएगा? 1 की जगह 3/3 हो जाएगा, धन 1/3 यानी 4/3 हो जाएगा, तो ये 4/3, फिर भागा, यहाँ 2/3 धन 1 है, तो उतना ही तो होगा जितना ये पहले हुआ।
तो भागा 5/3। 5/3। ये कोष्ट। तो ये कोष्ट जो है बड़ा वाला बंद हो जाएगा, लेकिन इसको हम हल करेंगे तो इसको हम गुणा में बदल देंगे भाई। पहले अंदर ही के कोष्ट का हल करेंगे। यहाँ बराबर जी। बराबर 5/3 भागा, तो अंदर के कोष्ट का क्या करेंगे 4/3, और ये गुणा हो जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा 3/5। तो ये 3 तो कट गया, तो 4/5 हो गया। 25/12। तो बराबर हो गई 5/3। अब यहाँ भागा है, इसको भी हम क्या कर देंगे, भाग नहीं होता भिन्न में, तो भाग को हम चेंज कर देते हैं गुणा में। गुणा में। और आगे ये 4/5 बच गया भाई, तो 5/4। तो ये 5/4 हो जाएगा। जी। अब अगर हम इसको गुणा करेंगे तो कट नहीं रहा है कुछ नहीं, तो 5/25 हो गया और 4 3 12 हो गया, तो 25/12 उत्तर। जी। तो इसमें है 25/12 उत्तर। 25/12। जी है। रुपए 988 की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। तो मूलधन तो ये हो गया 988, जी। दर हो गई 18%। दर 18% गुणा समय कितना है 5 5 वर्ष, वर्ष। तो समय 5 हो गया बट्टे 100। जी। तो देखो इसको हम सीधा विकार सकते हैं, सीधा हम क्या करेंगे, इसको ऊपर के ऊपर गुणा कर दो। 18 पंजे 90 होता है, 90। और 988 का गुणा 90 से करो, कहीं पे कितना आया पता हो जरा। 9 से करो गुणा, तब 0 रख दो उसके आगे, 0 का 9 8 72 का 2 हासिल 7 9 8 72 और 7 79 हासिल 7 9 9 में 81 और 7 88, तो ये आई 88,920 भाई। जी। 88,920 और बटे 100 भाई। 88,000। अब जब बटे 100 इसलिए किया मैंने, क्योंकि जब हम किसी संख्या में 100 का भाग देते हैं तो उसके 2 अंकों के पीछे दशमलव आ जाता है। जी। तो 88 9 हो गया, 2 अंकों के पीछे यानी 2 के पीछे दशमलव आ गया, तो यानी 889 रुपए या 89 रुपए और 20 पैसे आएगा भाई। जी। सी वाला। जी। अगला प्रश्न है 500 सेंटीमीटर धन 50 मीटर धन 5 किलोमीटर, तो कितने मीटर होंगे। तो देखो भाई ये सेंटीमीटर है, इस सब मीटर में बताना है। किसमें बताना है, मीटर में। मीटर तो में। 500 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे भाई, मीटर में। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो 500 में हम 100 का भाग देना पड़ेगा भाई, तो 0 0 कट गया 5 मीटर हो गया भाई। 5 मीटर। जी। ये 50 मीटर ही है भाई, ये तो 50, यहाँ तो 5 मीटर लिख दो, इसमें 50 मीटर जोड़ना है, क्योंकि मीटर मीटर जुड़ेगा ना, सब मीटर में होना चाहिए। अब ये 5 किलोमीटर है, इसका जो है मीटर बनाना है 5 किलोमीटर का, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000। बोलो 1000। 1 किलोमीटर में कितने 1000, तो 5 किलोमीटर में 1000 गुणा 5 हो जाएगा, तो 5000, अब इसमें 5000 जोड़ दो, 5000। तो इतने मीटर होंगे भाई 5055 मीटर। जी। डी। 5055 मीटर। ये है 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल, यानी इसमें दोनों के स्थानीय मान हमें निकालने हैं पहले, दोनों 6 के। अच्छा तीनों 6 के भाई, तो 63,606, तो इस 6 का स्थानीय मान तो 6 ही होगा, क्योंकि इकाई स्थान पे ही 6 गुणा 1 6। इसका स्थानीय मान कितना होगा भाई 6, ये इकाई दाई सैकड़ा है, तो 6 गुणा 100 हो जाएगा 600। इसका हो जाएगा 6 गुणा, ये कौन सा स्थान पे इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000 में, तो 10,000 से गुणा हो जाएगा, 10,000। तो ये 60,000 हो जाएगा। 60,000। तो इनको जोड़ो जरा, 6 लिखो, इसके नीचे 600, इसके नीचे 60,000, 60,000। इन सबको जोड़ो, योगफल का मतलब जोड़ना है, 60,606। तो ये आ जाएगा 60,606 ये वाला। जी। क्वेश्चन 52 पढ़िए, किसी संख्या का 30% यदि 900 है तो वह संख्या, देखो 30% 900 है ना, किसी संख्या का, तो किसी संख्या मतलब x का। हाँ, तो x का 30% का मतलब 30/100। क्यों नहीं बोलते हर बच्चे, बराबर 900।
x का 30/100 30/100 बराबर 900। 30/100 बराबर 900। x बराबर क्या हो जाएगा भाई? देखो ये 900 तो ऐसे ही रहता है ऊपर, और ये जो पक्षांतर हो जाएगा, मैंने कहा ये बराबर 30/100 आगे ले जाना, बराबर के तो उल्टा हो जाता है, ये 100 ऊपर और 30 नीचे। तो ये 0 से 0 कटा, अब 3 3 3 कम 3 3 3 9, 0 में 0, अब 100 3 300, अब 1 0 30 का भी तो 3000 हो जाएगा, यानी 3000 का 30% जो है 900 होगा। पीयूष अपनी वस्तु के मूल्य को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। यदि 20% की छूट देने के पश्चात वो अब वस्तु को 780 में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा क्या होगा? देखो भाई, वो क्या करता है कि उसके क्रय मूल्य पे 30% अधिक छूट प्राप्त करता है, तो हमें क्रय मूल्य मालूम नहीं है, तो माना क्रय मूल्य 100 रुपए। क्रय मूल्य मतलब उसने वस्तु खरीदी 100 रुपए में, यानी 30% अधिक का मतलब 30% तो 30 रुपए अधिक होगा, तो 130 रुपए लिख दे उसके बाहर से भाई, ये 130 रुपए का है। फिर ग्राहक है, उसने बोला ये 130 रुपए का है, पर मैं छूट में दे रहा हूँ 20%, लेकिन 130 का, हाँ अब छूट जो है 130 पे होगी भाई। 130 का 20% कितना? 130 का 20%, 130 गुणा ये 20/100, तो ये 2 जीरो का 1 जीरो कटा, 1 जीरो, 1 जीरो नीचे का 1 जीरो ऊपर का, तो 26 रुपए की छूट दी भाई उसने। कितने की छूट दी? 26 रुपए की। तो 130 पे 26 रुपए कितना कम हो गया? तो 104 रुपए में बेचा। 130 ऋण 26 बराबर 104 रुपए में बेचा। कितने में बेचा? 104 रुपए में बेचा। अब ऐसा करेंगे भाई, अगर क्रय मूल्य 100 रुपए, यहां लिखेंगे क्रय मूल्य, यहां जब क्रय मूल्य 100 रुपए था तो विक्रय मूल्य 104 रुपए। अब विक्रय मूल्य कितना है भाई? 780। तो क्रय मूल्य x, तो दोनों का तीर एक ही तरफ, क्योंकि अगर यहाँ विक्रय मूल्य बढ़ेगा तो क्रय मूल्य भी बढ़ेगा, तो x/100 बराबर 780/104। तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई? x बराबर 780 780 गुणा 100/104। और बच्चे क्यों नहीं बोल रहे भाई? मेरे समझ में नहीं आता। अब काटो इसको, किससे कट रहा है? 104। 2 से काटो पहले तो, चलो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0 50। फिर 52 किससे कट रहा है? 13 से भी कट रहा है भाई। 13 चक्कू 52 और 13 छक्का 78, 60 आ गया। अब देखो 4 से 60 कट रहे, 4 कम 4, 4 कम 4, 2 बचा 20 हुआ, तो 4 पंजे 20, 15, तो 15 पंजे 75 हो गया भाई जी, और 1 जीरो तो 750। तो 750 रुपए में क्रय मूल्य था वस्तु, 750 रुपए क्रय मूल्य जी। अब 54 वाला क्वेश्चन देखिए। एक कमरे की माप 5 मीटर गुणा 4 मीटर है, उसकी एक वर्ग कालीन जिसकी भुजा 3 मीटर है उसे बिछाया जाता है, उस जगह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर कालीन नहीं बिछा है। देखो भाई, कमरे का चित्र भी दे रखा उसने, ठीक है ना? तो देखिए, अगर हमारा जो 5 गुणा 4 मीटर कमरा ये है, 5 गुणा 4, इसके अंदर कालीन बिछा है 3 गुणा 3 मीटर, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है कालीन की, जी सर। ठीक है ना? अब हमने क्षेत्रफल किसका ज्ञात करना है, मतलब ये वाला भाग बताना है जिसका वहां कालीन नहीं बिछी है, ये वाला। समझ में आ रहा है ना भाई? तो इसका भाग कैसे ज्ञात करेंगे? क्योंकि हम पहले टोटल भार का देखेंगे कितना एरिया है। तो भार का पूरा क्षेत्रफल जो है 5, ये 5 मीटर लंबा है और 4 मीटर चौड़ा है, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा कितना हो जाएगा भार का? 5 गुणा 4 यानी 20 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। उधर के कमरे में अंदर का क्षेत्रफल, कालीन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा?
ये इसकी भुजा 3 है तो 3 गुणा 3 यानी 9 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 9 वर्ग मीटर। तो छूटा कितना भाग, 20 में से 9 कम कर दो तो 11 मीटर स्क्वायर छूट गया भाई। 11 छोटा भाग जो है 11 मीटर वर्ग मीटर हो जाएगा, या 11 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं या 11 वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है। एक आयताकार लोहे की चादर 60 सेंटीमीटर लंबी तथा 40 सेंटीमीटर चौड़ी है। लोहे की चादर है वह, इसके चारों कोनों में 4 बराबर वर्ग काटे गए हैं जिनमें से प्रत्येक की भुजा 10 सेंटीमीटर है। शेष बची चादर को मोड़कर एक खुला डिब्बा बनाया गया है। इस डिब्बे की धारिता कितनी है? 8 सेंटीमीटर तो लंबी है और 40 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसके किनारे पे क्या किया, 10 सेंटीमीटर के 4 वर्ग काटे। ठीक है ना भाई? तो 10 सेंटीमीटर को हमने यहां से ये काट दिया। जी सर। ये काटा, ये काटा, ये काटा। हो सकता है मेरे उससे थोड़ा कम ज्यादा कट रहे हो। अब इसकी जो नई आकृति बनेगी ये ऐसे बन जाएगी, वह नाप जैसा बन जाएगा, लेकिन ऊपर का तल एक तल नहीं रहेगा इसका, वो डब्बा जैसा बन जाएगा ना। ऊपर इन चारों कोनों को हम मोड़ेंगे तो डब्बा जैसा बन जाएगा। यहां से हम इधर को ऊपर इसको मोड़ेंगे, यहां से ऊपर इसको मोड़ेंगे, ठीक है। यहां से इसको मोड़ेंगे। तो ये जो बाहर के हैं ये हमने ऊपर को मोड़ दिए। अब क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर यहां कम हो गया, 10 सेंटीमीटर इधर कम हो गया, तो जो इसकी लंबाई बच गई, लंबाई कितनी बच गई? अब 60 में से 20 कम हो गया भाई। अब वैसे चौड़ाई जो है 40 थी तो 10 इधर कम हो गया, 10 इधर कम हो गया, यहाँ भी 40 में से भी 20 कम हो गया। तो यहाँ इसकी लंबाई हो गई 40 सेंटीमीटर और लंबाई हो गई चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई इसकी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी भाई, क्योंकि 10 सेंटीमीटर है इसकी यहां से यहां तक, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर का, ये भी 10 सेंटीमीटर का, तो ऊंचाई कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। तो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 सेंटीमीटर का हमने काटा था। तो जो इसका आयतन हो जाएगा 40 गुणा 20 गुणा 10, तो 4 दूना 8, तो 8 के आगे 1 0, ये 1 0, 1 0, 8000 घन सेंटीमीटर है इसमें उत्तर। 8000 घन सेंटीमीटर ये होगा। अगला है 5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलने पर किसी दूरी को 28 घंटों में पूरा किया जा सकता है। यदि गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यह दूरी कितने समय में पूरी हो जाएगी? देखो 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलने पर दूरी जो है 28 घंटों में पूरी होती है, यानी 1 घंटे में 5 किलोमीटर जा रहा है। तो 28 घंटे में कितना जाएगा भाई? 28 गुणा 5 जाएगा कि नहीं जाएगा? 28 गुणा 5 8 40, 4 5 को 20 4 24, यानी 240 किलोमीटर जाएगा। अगर इसकी गति 2 किलोमीटर बढ़ा दी जाए, अब इसकी चाल नहीं, चाल कितनी हो जाएगी? 2 किलोमीटर बढ़ा के 7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इतनी दूरी कितने समय में तय करेगा? तो अब समय ज्ञात करना है, तो समय बराबर क्या होता है भाई? दूरी बटे चाल, तो 140 बटे 7। अब इसको सीधा हम भाग देंगे, 7 का भाग इसमें 2 को 7 एकम 7, 7 और 14 यानी 20 घंटे में। ठीक है, तो ये वाला उत्तर सही है। एक स्कूल में 17 कमरे हैं, हर कमरे में 2 पंखे, 4 LED बल्ब लगे हैं। पूरे स्कूल के लिए कितने स्विच की जरूरत होगी? अगर हर पंखे के लिए 1 और 2 LED बल्ब के लिए भी 1 स्विच चाहिए। 17 कमरे हैं, एक कमरे में 2 पंखे, 4 LED हैं, तो एक कमरे में पंखे हैं 2 हैं, तो स्विच भी 2 ही होंगे। एक पंखे के लिए 1 स्विच लग रहा है। LED कितने हैं एक कमरे में? 4 है। हेलो 4 LED हैं, तो 2 LED के लिए 1 बल्ब है, तो 4 LED के लिए 2 बल्ब।
यानी एक कमरे में 4 स्विच लग रहे हैं, वह 2 स्विच लगेंगे, 4 एलईडी के लिए 2 स्विच, तो कुल स्विच एक कमरे में 4 हो गए। तो कमरे हैं 17, तो 17 कमरे में कितने स्विच होंगे? हेलो सर। 17 गुणा 4 68 स्विच होंगे। ठीक है। क्रिकेट मैच में जिन 5 टीमों ने भाग लिया उनके रनों को नीचे दंड आरेख द्वारा दिखाया गया है। अधिकतम और न्यूनतम रनों में अंतर बताइए। तो देखिए भाई, अधिकतम रन इसके हैं जिसका सबसे लंबा है 135 रन। अधिकतम रन कितने हैं? 135। जो सबसे छोटा ग्राफ किसका है? इसका है। तो इसके बनाए 105। तो अंतर कितने का हो गया? 30 रन का अंतर हो गया। ठीक है भाई। निम्नलिखित में से 1.09 तथा 5.908 का निकटतम मान क्या होगा? तो देखिए इसमें निकटतम मान बताना है। तो निकटतम मान, पहले हम इसका निकटतम मान तो 1.09 है, तो 1 के बाद 0.0 है तो इसका मान जो है 1 ही रहेगा। अब गुणा 5.9 है, तो 5 के बाद सीधा 0.9 है तो इसका मान पड़ जाएगा 6 हो जाएगा सीधा। तो 6 कम 6 हो जाएगा बस। तो इसका उत्तर 6 है।